आज का हमारा टॉपिक है सिकल सेल एनीमिया। इस रोग में लाल रक्त कणिकाओं का आकार हाशियाकार हो जाता है, जिससे उनकी ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता फेफड़ों से विभिन्न अंगों तक या ऊतकों तक ले जाने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाती है। सामान्य रूप से आरबीसी का आकार तस्तरी या डिस्क के समान होता है। इस प्रकार से इसमें दिखाई दे रहा है। ये हम टॉप व्यू से देखें, ऊपर से आरबीसी को देखें तो ये डिस्क लाइक आपको दिखाई देगी। साइड व्यू इसका देखें तो ये हमको थोड़ा सा डंबल शेप्ड या आकृति इसकी दिखाई देती है। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी का आकार छड़ाकार या हाशिए के आकार का हो जाता है, मतलब ये कर्व्ड हो जाती है। इस प्रकार से आरबीसी का आकार सिकल शेप्ड होने के कारण उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा कम मात्रा में O2 का परिवहन किया जाता है, जिसके फलस्वरूप थकान, कमजोरी, छाती में तेज दर्द एवं आंतरिक अंग जैसे यकृत, किडनी, स्प्लीन आदि अंग प्रभावित होते हैं। इस रोग का पता 1910 में हेरिक नामक वैज्ञानिक के द्वारा लगाया गया था। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। यह रोग पॉइंट म्यूटेशन के कारण होता है। सामान्य हीमोग्लोबिन 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है। 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन इसके अंदर होती है। सामान्य हीमोग्लोबिन होता है, उसमें बीटा चेन में अमीनो अम्लों का जो सीक्वेंस है, क्रम है, वो इस प्रकार से होता है। हम 7 तक इसका देख रहे हैं। इसमें एक 146 अमीनो एसिड की सीक्वेंस इसके अंदर पाई जाती है। इसमें पहले नंबर पर वेलाइन अमीनो एसिड होता है, दूसरे पर हिस्टिडाइन अमीनो एसिड, तीसरे नंबर पर ल्यूसाइन या ल्यूसिन अमीनो एसिड, चौथे पर थ्रियोनिन अमीनो एसिड, पाँचवें पर प्रोलिन अमीनो एसिड, छठवें नंबर पर ग्लूटामिक अमीनो अम्ल पाया जाता है और सातवें नंबर पर फिर ग्लूटामिक अमीनो अम्ल पाया जाता है। इस प्रकार से ये सीक्वेंस पाई जाती है। लेकिन जो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित मनुष्य होता है, उसमें जो छठवें क्रम का जो अमीनो एसिड होता है, जो कि ग्लूटामिक एसिड है, वो वेलिन के द्वारा प्रतिस्थापित या रिप्लेस हो जाता है। इस प्रकार से यदि हम देखें तो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति में जो अमीनो अम्लों का सीक्वेंस है वो इस प्रकार से होगा। पहले नंबर पर वेलिन, जो कि यहाँ पर वेलिन हमको देखने को मिल रहा था, दोनों में सेम पहले पे वेलिन, इसमें भी पहले नंबर पर वेलिन है। दूसरे नंबर पर इसमें हिस्टिडाइन अमीनो अम्ल है, जो ग्रसित व्यक्ति उसके उसमें इसमें भी हिस्टिडाइन अमीनो अम्ल इसके अंदर पाया जाता है। तीसरे पर ल्यूसिन, और यहाँ पर भी हमको तीसरे पर ल्यूसिन अमीनो अम्ल देखने को मिल रहा है। चौथे नंबर पर थ्रियोनिन अमीनो अम्ल होता है और थ्रियोनिन, इसमें भी थ्रियोनिन अमीनो अम्ल पाया जाता है। पाँचवें नंबर पर इसमें प्रोलिन होता है, इसमें भी प्रोलिन अमीनो अम्ल पाया जाता है। छठवें नंबर पर इसमें वेलिन पाया जाता है। जो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति है उसमें छठवें नंबर पर वेलिन पाया जाता है, जबकि सामान्य हीमोग्लोबिन होता है उसमें ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें जो ग्लूटामिक एसिड है वो रिप्लेस हो जाता है किसके द्वारा, वेलिन के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। सातवें नंबर पर ग्लूटामिक एसिड और इसमें भी सातवें नंबर पर ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है। इस प्रकार हम इसमें देखेंगे कि जो छठवें नंबर की पोजीशन है उसमें ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस हो जाता है वेलिन से। इसको बोला जाता है पॉइंट म्यूटेशन। इसको क्या बोलेंगे हम, पॉइंट म्यूटेशन। तो जो सिकल सेल एनीमिया बीमारी है वो पॉइंट म्यूटेशन के कारण भी होती है, या इसको हम बोलेंगे कि पॉइंट म्यूटेशन के कारण ये बीमारी हो रही है। आगे हम देखें, इस प्रकार हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन अणु की बीटा चेन में 6 पोजीशन पर परिवर्तन होता है, जिसके कारण आरबीसी का आकार तस्तरी के आकार का या हाशियाकार या सिकल शेप्ड हो जाता है। जेनेटिकली हम इसको देखें सिकल सेल एनीमिया, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं। सामान्य हीमोग्लोबिन को हम जीनोटिपिकली हम बताएं तो वो HbA के द्वारा हम इसको प्रदर्शित करें। जो सिकल सेल एनीमिया है उसको यदि हम HbS के द्वारा प्रदर्शित करें तो हमारे पास जो व्यक्ति होंगे उनके अंदर जो जीनोटाइप होगा उनका इस प्रकार से होगा। सामान्य व्यक्ति जो होगा उसमें HbA और HbA इस प्रकार से एक जोड़े के अंदर हमको गुणसूत्र या जीन इसमें देखने को मिलेंगे। जो सिकल सेल एनीमिक व्यक्ति होगा उसमें HbA और HbS
मतलब 50% तो होगा नॉर्मल हीमोग्लोबिन और 50% होगा फॉल्टी हीमोग्लोबिन, जिसके कारण यह व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित हो रहेगा। और एक कंडीशन हमको देखने को मिलेगी HbS और HbS, इसमें दोनों ही एलील्स जो होते हैं वो फॉल्टी है और दोनों ही प्रकार के हीमोग्लोबिन कैसे हैं, फॉल्टी है। इस प्रकार का व्यक्ति का आगे सर्वाइव नहीं करेगा, आगे इसका जीवन समाप्त हो जाएगा, ये सर्वाइव नहीं करेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित जो व्यक्ति होगा उसका जो जीनोटाइप होगा वो HbA और HbS होगा। क्या होगा? HbA और HbS, मतलब इसमें HbA मतलब तो होगा 50% और HbS होगा 50%। तो बहुत कॉम्प्लेक्सिटी इसके अंदर होगी, मतलब बहुत जल्दी थकान आ जाएगा, मसल वर्क जल्दी मतलब नहीं कर पाएगा ठीक प्रकार से, और आंतरिक अंगों में भी ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने के कारण इसको समस्या आती रहेगी। एक्यूट चेस्ट पेन भी इसके अंतर्गत आ जाएगा, इसको होगा। लेकिन जब प्रकृति के द्वारा कुछ इस प्रकार की व्यवस्था कर दी जाती है जिससे नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बजाय उसका फॉल्टी हीमोग्लोबिन उसको प्राप्त हुआ, तो कंपनसेंस भी प्रकृति उसको करती है। इस प्रकार का व्यक्ति जो सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित है वो मलेरिया रोग के प्रति रेसिस्टेंस होता है, उसको मलेरिया बीमारी नहीं होती। कारण इसका ये नॉर्मल तरीके से हम देखें तो ये डिस्क लाइक हम यदि RBC का स्ट्रक्चर देखें तो इसमें जो मलेरिया पैरासाइट वो पेनिट्रेट करेगा मलेरिया पैरासाइट और पेनिट्रेट करके यहाँ सर्वाइव करेगा। लेकिन जो कर्व्ड स्ट्रक्चर या सिकल शेप्ड RBC होती है इसमें मलेरिया पैरासाइट पेनिट्रेट नहीं कर पाता और इसमें सर्वाइव नहीं कर पाता। इस प्रकार से आज हमने देखा सिकल सेल एनीमिया के बारे में। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा चैप्टर।